हमारे पास कुछ पॉइंट्स डोमेन के ऐसे थे जिसमें मेरा फंक्शन अनडिफाइन था, बाकी सब पर मेरा फंक्शन डिफाइन था। तो क्वेश्चन ने क्या किया, इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए ही यूज लाइन इंटीग्रल। और याद रखना, लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो फ्रॉम कैलकुलस या फिर फ्रॉम मैकेनिक्स एज वेल, तो लाइन इंटीग्रल में हम लोग इंटीग्रेट करते थे अलोंग अ कर्व। हम लाइन इंटीग्रल में इंटीग्रेट करते थे लॉन्ग a curve. Cauchy did exactly what in this theorem as well. उसने क्या किया, उसने हमारे जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था ना, हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था, हमारे पास एफ ऑफ जी एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था। उसने इस फंक्शन का क्लोज लाइन इंटीग्रल लिया, उस फंक्शन का क्या लिया, लाइन इंटीग्रल लिया। और लाइन इंटीग्रल लेने के बाद, क्योंकि हमने पूरे के पूरे कर्व में फंक्शन का लाइन इंटीग्रल लिया, और जिन पॉइंट्स पर फंक्शन का पोल आ रहा था ना, उन पॉइंट्स पर रेजिड्यू फाइंड कर कर उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द कर्व। ये टेक्निक उसने यूज की थी। हाउ वी द कॉशी प्रूव दिस थ्योरम, और प्रूफ भी देखते हैं। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट क्या थे। सो स्टेटमेंट आपके सामने है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट मी चेक दैट, थोड़ा सा थिकनेस में कम करूंगी इस है। सो हमारे पास एफ ऑफ जी एक एनालिटिकल फंक्शन है। अब एफ ऑफ जी एनालिटिकल फंक्शन है एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन अ क्लोज कंटूर सी एंड कंटिन्यूज ऑन द बाउंड्री ऑफ सी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं, इधर देखो, चलो ये ऐसे ले लेते हैं, एक्स एक्सेस ले लो, इसको एक्सेस लो। और लेट से कि मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब मेरा फंक्शन जो है, ये लेट से ये फंक्शन की डोमेन है, ये फंक्शन की पूरी मेरे पास डोमेन है। पॉइंट डोमेन के अंदर एक पॉइंट ये है जिस पर मेरा फंक्शन अनडिफाइन है, एक पॉइंट ये है जिस पर अनडिफाइन है, एक पॉइंट ये है जिस पर अनडिफाइन है, और एक पॉइंट ये है। मैंने चार पॉइंट्स लिए जिसमें मेरा फंक्शन ड्रॉ अनडिफाइन है। तो कौशी ने क्या किया, उन्होंने उस डोमेन के अंदर जिन पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन अनडिफाइंड था ना, ही ड्रॉड अ क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर, अब देखो क्लोज कंटूर बोलूं तो जहन में रखना, क्लोज्ड कर्व। उसने एक ऐसा क्लोज कर्व ड्रॉ किया डोमेन के अंदर फंक्शन की, जिस क्लोज कर्व के अंदर मेरे पास सिंगुलैरिटीज भी आ रही थी। लेकिन सिंगुलैरिटीज तो आ रही थी, लेकिन याद रखना, ये वो पॉइंट्स भी कंटेन कर रहा था, ये वो पॉइंट्स भी कंटेन कर रहा था जो बीच में जगह खाली है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिकल है। आई होप कि आपको ना थोड़ी फिजिकल इसकी जो मैंने विजुअलाइजेशन कराने की कोशिश की, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, वो कुछ समझ आई हो। लेकिन रिमेंबर दैट कि जो मेरा फंक्शन है ना एफ ऑफ जी, वो विद इन क्लोज कंटूर और बाउंड्री ऑफ द क्लोज कंटूर दोनों पे एनालिटिकल है। लेकिन कुछ पॉइंट्स उस कंटूर के अंदर लाई करते हैं जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड है, मतलब ये कि उस पॉइंट से फंक्शन के पास हमारे पास पोल मिल रहे हैं। तो याद रखना, अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर ये साइज कहानी हो, तो कौशी ने कहा था कि हम उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं थ्रू द क्लोज कंटूर dx, वो इक्वल होती है अ फंक्शन की इंटीग्रेशन अलोंग अ क्लोज कर्व अलोंग अ क्लोज कंटूर, इक्वल होगी 2 पाई आई और सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज। वो रेजिड्यूज जो इस फंक्शन के पास होंगे, जो रेजिड्यू है ना, ये पोल से निकलेंगे, इस फंक्शन के पोल्स के। बात समझ आई। और जो हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यू होगा, इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 2 पाई आई, तो हमारे पास हम इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर कर फाइंड कर सकते हैं। नन अदर देन, क्या फाइंड करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को जिसके पास फाइनाइट सिंगुलैरिटीज है। तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग, हम उस फंक्शन को कंटेन करते हुए ड्रॉ करेंगे क्लोज इंटीग्रेटर, क्लोज कंटूर, और उस क्लोज कंटूर पर लगाएंगे लाइन इंटीग्रल, और हमारा आंसर जो है ना वो इस टर्म में आएगा। वो हमारा आंसर आएगा उस 2 पाई आई को मल्टीप्लाई करता हुआ, 2 पाई आई का फैक्टर आएगा, साथ ही साथ उस सब पोल्स का रेजिड्यू को ऐड करने से निकलेगा। और याद रखना, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लेट मी, अब नाउ इट्स टाइम टू प्रूव दिस थ्योरम। सो प्रूफ कर लेते हैं आज। ओके, लेट मी चेक दैट। उसके बाद हमारे पास प्रूफ आ जाता है। प्रूफ का बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। स्टेप नंबर 1 है पूरी कहानी में प्रूफ। प्रूफ के बाद कि अब हमने कैसा फंक्शन लिया है, अब हम क्योंकि थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, तो आई एम नॉट टेकिंग के 4 पोल्स लूंगी, 5 पोल्स लूंगी। उसने
एन पोल्स दिए। इसका मतलब है कि उसने डिनोट करने के लिए कि फंक्शन के पास फाइनाइट सिंगुलैरिटी फाइनाइट पोल्स है, तो उसने एन का केस ले लिया। दैट इज व्हाई ही हैज लेट दैट कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसके पास z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3, सो ऑन z एन पोल्स है। अब पोल्स है तो याद रखना हम उन पोल्स के, वही ग्राफिकल उन्होंने ड्रॉ भी करके दिखाया, ये हमारे पास फंक्शन था, उसके पास एन पोल्स थे, हमने उन एन पोल्स को कवर करता हुआ ये क्लोज कंटूर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्लोज कंटूर हमने ड्रॉ कर दिया। अब उस क्लोज कंटूर के अंदर जिस जिस पॉइंट पर मेरे पास पोल है ना, उस पोल के ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। अगर किसी को याद है, आपको नहीं याद, मैं बता देती हूँ। आई हैव टोल्ड, मैंने आई हैव एक्सप्लेन दिस इन क्लास एज वेल, वाई वी वांट टू मेक अ सर्कल अराउंड अ पोल, बिकॉज वी वांट टू चेक द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। हम चेक करना चाहते हैं कि अगर उस पॉइंट पर अनडिफाइन है तो उसके नेबरहुड पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। दैट इज वाई इधर भी हमने क्या किया, जिस पॉइंट पर हमारे पास पोल्स आ रहे थे उस पॉइंट पर हमने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल में बताएंगे कि फंक्शन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पर कैसा बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास पोल आ गए, उन पोल्स पे हमने ड्रॉ किया सर्कल। अब एन पोल्स है, एन सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उन एन सर्कल, अब सर्कल ड्रॉ किया तो उनका कुछ सेंटर भी होगा। और और अब याद रखना हर सर्कल का रेडियस हमने फिक्स कर दिया, वो आर ले लिया। और याद रखना जो हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं ना अलोंग अ पोल, वो बहुत छोटे साइज के सर्कल है, बहुत छोटे बहुत छोटे। और याद रखना वो सारे के सारे सर्कल जो हमने पोल्स को कंटेन करते हुए ड्रॉ किए, वो सारे के सारे सर्कल इन कंटूर आएंगे, कंटूर से बाहर नहीं जा सकते। और वो इतने बड़े भी नहीं होना चाहिए थे एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ये भी नहीं होगा। और याद रखना हमारा फंक्शन एनालिटिकल है विद इन द रीजन बिटवीन सी एंड सी। अब ये सी है कंटूर, और इसके बीच में ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये देखो। अब सर्कल्स, जो सर्कल्स है हमारे पास पोल्स के, वो सर्कल्स और कंटूर की बाउंड्री, उसके बीच में मेरा फंक्शन हर पॉइंट पर क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, एनालिटिकल है। ये हमारा स्टेप नंबर वन था। वी आर इन स्टेप नंबर वन वी हैव डन नथिंग, हमने बस क्या काम किया है, जो स्टूडेंट का स्टेटमेंट था उसको ड्रॉ किया है, बस नथिंग स्पेशल। उसके बाद जो कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ पर इधर आओ। ओके, सो हमने पढ़ा था इन कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, इन कॉशी रेजिड्यू थ्योरम पढ़ा था भाई। क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से कि अगर फंक्शन इंटीग्रल है तो उसका जो हमारे पास अगर फंक्शन एनालिटिकल है डोमेन के हर पॉइंट पे, तो उसका इंटीग्रल जीरो है। अगर इंटीग्रल जीरो है तो हम इसी लॉजिक को यूज करते हुए वो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर देंगे जिस पॉइंट पर कर्व कर्व के वो पॉइंट एक्सक्लूड कर देंगे जिस पर इंटीग्रल हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब देखो, अब मैं ये कंडीशन लेती हूँ, तो अगर मैं वो पॉइंट्स जिन पर मुझे पोल्स मिल रहे हैं अपने कर्व में से वो पॉइंट्स निकाल दूं, तो मेरा कर्व जो है वो पूरा का पूरा एनालिटिकल हो जाएगा। मतलब ये कि जो मेरा फंक्शन है ना वो पूरा का पूरा एनालिटिकल हो जाएगा। हमने यहाँ पर यही लॉजिक यूज किया है। उसने क्या किया है कि उसने हमारे पास लॉन्ग अ कर्व, हमारा फंक्शन डीजी है, अगर मैं इस डीजी में से वो पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिए हैं जिन पॉइंट्स पर मेरा फंक्शन के पास पोल है। और याद रखना ये जो इंटीग्रल लिया है उसने सी आइस पे, ये सी आइस जो है ना वो ये वाला इंटीग्रल है, ये ब्लू वाला रीजन है। उसने ये किया है कि हमारा क्लोज कंटूर सी में से वो पॉइंट्स माइनस कर दे जिसपे फंक्शंस अनडिफाइंड है। वो कौन सा पॉइंट्स थे, C1 रीजन है, वो कौन सा पॉइंट है, C2 रीजन है, वो कौन सा पॉइंट है, C3 रीजन है। तो सी आइस जितने स्मॉल सर्कल्स थे ना, उनका उनका फंक्शन उसने कहानी से आउट कर दिया। तो इसका मतलब है अगर वो आउट हो जाएंगे and जिन पॉइंट्स ऑफ कॉल्स मिल रहे हैं वो कहानी से आउट हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिकल हो जाएगा। अगर वो पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिकल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है ये सारा का सारा इक्वल आ जाएगा जीरो के, बाय कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। आई होप कि आपको बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसने यहाँ पर वो लॉजिक यूज किया है। अल्लाह अगर आपको समझ आएगा उसने यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसने सब कुछ ये किया है कि जिस पॉइंट पे हमारे पास पोल्स आ रहे हैं ना, उस पॉइंट्स को उठा के दूसरी साइड पर ले गए हैं और समीशन का साइन खोल दिया है। अब क्योंकि हमारे पास एन केसेस हैं तो उसने एन टाइम्स हमने उसको इंटीग्रल्स को खोला। ये तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो स्टेप नंबर वन तो हुआ कंप्लीट, स्टेप नंबर वन तो हुआ कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इट्स टाइम टू बढ़ेंगे अब स्टेप नंबर टू के अंदर। स्टेप नंबर टू के अंदर उसने क्या करना है, हमारे पास पोल्स तो समझ आ गया कर भी बन गया, ये भी हो गया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब हमने जिंदगी में पढ़ा था, मैंने क्लास में भी एक बात बताई थी कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जब भी
पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जब भी ऐसा होगा कि फंक्शन के पास एफ ऑफ जी, हमारे पास फंक्शन है, उसके पास पोल है, और पोल है ऑर्डर m1 का एट z इज इक्वल टू z1। हमने अभी एक पोल को डिस्कस किया है। अब याद रखना, z1 पर हमें पोल मिल रहा था, हमने मान लिया कि उसका ऑर्डर m1 है। तो अब याद रखना, जब भी हमारे पास फंक्शन के अंदर पोल्स होते हैं, तो हम उस फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं बाय यूजिंग लॉरेंट सीरीज। और यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा, दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द लॉरेंट थ्योरम। Why we use Lorentz theorem? Because Lorentz theorem या Lorentz series have two parts. One is analytical part and the other of is प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट सिंगुलैरिटी की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें चाहिए होता है, और वो पार्ट टेलर सीरीज के अंदर नहीं होता। दैट इज वाई वी टेक द लॉरेंट सीरीज। दैट इज वाई ये देखो, उन्होंने एक ये लिख दिया हमारे पास। अब ये देखो, ये खुलने वाली सीरीज है, ये देखो नीचे नीचे खोली हुई है। उन्होंने लॉरेंट सीरीज की कंबाइंड फॉर्म लिखी हुई है। बी आईज आर द कोफिशिएंट्स है, और जी माइनस जी 1, और पावर आ गई I1। लॉरेंट सीरीज इस तरह लिखी जाती है किसी भी फंक्शन की जिसके पास पोल हो ऑर्डर m का, और पोल एट z इज इक्वल टू 1 पर आए, और ऑर्डर m का। तो ये देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसका रेगुलर पार्ट है C1 पर। अब अगेन Z1 के ऊपर C1 हमारे पास कर्व है, ठीक है, C1 सर्कल जो इसके ऊपर बन रहा है। और हमारे पास क्योंकि एफ ऑफ जी, अब फाइव ऑफ जी के इक्वल, तो फाइव ऑफ जी तो एनालिटिकल पार्ट है, तो C1 के अंदर फाइव ऑफ जी जो है वो तो भाई रेगुलर होगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसके दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। अब इंटीग्रल याद रखना अलोंग C1 करेंगे, सिर्फ C1 करेंगे, C1 करेंगे, C1 बाय C1, क्योंकि हम सिर्फ z इज इक्वल टू Z1 का निकाल रहे हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1। और जो हमारे पास z इज इक्वल टू Z1 है ना, वो सिर्फ C1 के अंदर डिफाइन है, पूरे के पूरे कर्व के अंदर डिफाइन है। दैट इज वाई वी इंटीग्रेट दिस थिंग अलोंग C1 ओनली। आई होप कि आपको तुम्हें ये बात भी समझ आई हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारे लॉरेंट सीरीज को खोल दिया। यहाँ पर आई लिखा हुआ था सबस्क्रिप्ट, आई की वैल्यूज दे दिया है, मतलब B1, जी माइनस Z1 की पावर 1, उसके बाद Z2, B2 और एंड तक। उसका कहानी कहाँ तक खत्म हुई है, M1 तक। M1 पर क्यों खत्म हुई है, क्योंकि ऑर्डर M1 था। तो मैक्सिमम अगर ऑर्डर M1 था, तो मैक्सिमम M1 तक बात जा सकती थी। तो अभी तक स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने एक पॉइंट लिया, एक पॉल के ऊपर, एक पॉल के ऊपर लॉरेंट सीरीज लगाई, और उस लॉरेंट सीरीज को इंटीग्रेट किया। समझ आई? उस लॉरेंट सीरीज को इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि उस लॉरेंट सीरीज के ऊपर एक पोल के लॉरेंट सीरीज के ऊपर हमने लगाया अपना लाइन इंटीग्रल। तो स्टेप नंबर 2 आपको ये अल्लाह करे समझ आ गया। और याद रखो, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। अब हमने क्या करना है, अब क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास C1 के अंदर फाइव ऑफ जी एनालिटिकल है, तो बाय कॉशी रेजिड्यू फंडामेंटल थ्योरम या फिर इंटीग्रल फॉर्मूला, इसके इसका जो इंटीग्रल है ना, लाइन इंटीग्रल, इसका क्योंकि वो एनालिटिकल है, तो इसका लाइन इंटीग्रल तो जीरो के इक्वल होगा। बात समझ आई? तो ये पार्ट ये जीरो हो गया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये एनालिटिकल है तो ये पार्ट जीरो हो गया। आई होप के समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज है, अब हम बात करेंगे वो सारे प्रिंसिपल पार्ट की। हमारे ऊपर जो लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट है, इसकी बात करेंगे। अगर आप इसे बहुत गौर से देखो ना, बहुत ज्यादा गौर से देखो, तो वी हैव सिंगुलैरिटीज। डिनोमिनेटर है ना, प्रिंसिपल पार्ट के सिंगुलैरिटी आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो, हम यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक कुछ भी नहीं यूज करेंगे, हम पुट करेंगे z-z1 को इक्वल टू r e⁻i थीटा। और हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आपको याद हो, अब मैं बताऊंगी एक बात, तो अब इनको सोचने समझ आई या नहीं। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये चीज चलती है। और ये वो चीज है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसको बोलता है आइलस कॉन्सेप्ट थ्योरम। ये आपने पढ़ा हुआ है, अगर किसी को नहीं याद तो उसको छोड़ो। ठीक है, तो हमने कहा ये इसके इक्वल है, समझ आई? अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, डीजी करना है, मतलब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये Z1 जो है वो यकीनन कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि Z-Z2 होगा, Z-Z1 होगा, कोई ना कोई नंबर होगा जिस नंबर का फंक्शन अनडिफाइंड है, तो नंबर का डेरिवेटिव जीरो होगा, डीजी आ गया। आर कांस्टेंट है बिकॉज ये रेडियस को रिप्रेजेंट करा है। e⁻i थीटा का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन e⁻i थीटा होता है, लेकिन साथ में आएगा आई और डी थीटा। आई होप कि समझ आई हो कि मैंने इसको किस तरह इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रल के अंदर चेंज करेंगे। अब बी
और M1 तो एज इट इज रहेगा, जब B M1 एज इट इज रहेगा, नीचे हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे आर आर की पावर EI, थीटा की पावर आ जाएगा M1। ठीक है। और साथ में अब डी थीटा, अब डी जी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये साइड टर्म, डी जी की जगह क्या आएगा, R e⁻I थीटा, और आई भी इधर लिख लो, और डी थीटा। और हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म का बन गया, ये जो था वो अब ये बन गया। अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि ये जो थीटा है ना, वो 0 से लेकर 2 पाई तक एक्ट करता है, कंप्लीट सर्कल। अगर आपको याद हो आइलर्स कॉन्सेप्ट, तो इसकी भी ये वाली ऐसे करके ही बनती है, अगर किसी को याद हो, तो ऐसे कर कर। ये हमारे पास cos थीटा था, ये हमारे पास साइन थीटा था, ये एंगल बनाया था, रेडियस आया था। आइलर्स थ्योरम लगा हुआ है यहाँ पर, आपने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर 1 में ही, बता देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ना मुमकिन आदमी से एक है कि आपने ये ना पढ़ा हो, पढ़ा हुआ है आपने पहले। ठीक है। तो अब ये हमारे पास सिचुएशन बन गई है, तो इसका मतलब हमारे पास इंटीग्रल ने ये फॉर्म अटेन कर लिया। मैं जरा फॉर्म अगर आपको दिखाऊं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट, ये हमारे पास फॉर्म आ गई है। अब क्योंकि B1 जो है ना, B1 कोफिशिएंट है, वो कांस्टेंट है, उसको कहानी से हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रल ऐसे लगा। बात समझ आ गई है? आई होप कि आई हो। अब गौर से देखने वाली बात है, B M1 भी कांस्टेंट है, उसे भी कहानी से निकाल लिया, R M1 पावर M1 वो भी कांस्टेंट है, और RI भी कांस्टेंट है। समझ आ गई? तो इंटीग्रल लगेगा कैसे, ये देखो, RI थीटा और माइनस चला जाएगा IM1 थीटा और डी थीटा, इस पर इंटीग्रल लगेगा। बात समझ आई? और यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है, थीटा कॉमन निकला और माइनस साइन हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा M1 - 1 और थीटा, आई थीटा, चलो कर लो, समझ आइए, और डी थीटा। अब देखो इंटीग्रेशन करनी है e⁻x की या e⁻θ की, तो कैसे करेंगे, e⁻θ का इंटीग्रेशन e⁻θ ही आ जाएगा, लेकिन वहां पे जो एंगल है वो डिवाइड हो जाएगा। और ये देखो उन्होंने ऐसे किया। बात समझ आई कि नहीं? इंटीग्रेट किया है उन्होंने। और अब देखो बहुत गौर से, अब हमने इसको इंटीग्रेट करना था, आंसर 0 से लेकर 2 पाई तक आना था, जीरो आंसर से लेकर 2 पाई तक आना था। अब जब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, तो अपर लिमिट डालोगे जब 0 के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻0। e⁻0 1 के इक्वल होता है भाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना यार, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने ना उसमें लिमिट पुट करनी है, समझ आइए। लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी, हमारा इंटीग्रल ऐसा आएगा, तो देखो लिमिट पुट करने के बाद सिचुएशन बन जाएगी IB M1 एज इट इज, और साथ में आएगा RM1 - 1। अब R जो था ना ऊपर वाला, वो नीचे चला गया M1 से, और साथ में आ जाएगा मेरे पास ना अदर देन 2 पाई। बात समझ आ गई है? 2 पाई आ जाएगा। समझ आई कि नहीं भाई? अल्लाह करे तुम्हें पहुंची हो। और साथ में ये फैक्टर आएगा, साथ, ठीक है, आएगा, ओके। उसके बाद क्या होगा, 2 पाई आ जाएगा। लेकिन याद रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि अब अगर हम यहाँ पर M1 को 1 रख लेंगे, मतलब ये कि हम मान लेंगे कि हमारा ऑर्डर जो है ना पोल का, वो 1 है। अगर ऑर्डर 1 रखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो R की पावर हो जाएगी 0, R खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2 पाई आई, 2 पाई आई फैक्टर आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा B1। और B1 किसको रिप्रेजेंट करता था, कोफिशिएंट को। और हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द पोल क्या होता है, रेजिड्यू। तो यहां से हमारे पास B1 निकल आएगा कोफिशिएंट। तो हमने पोल वन का ये देखो, C1 के लिए Z इज इक्वल टू Z1 के लिए पहला Z1 जो हमारा पॉइंट था, उसके लिए जो हमें पोल मिल रहा था ऑर्डर M का, और और उसके गिर्द हमने ड्रॉ किया था C1, जो कि उस क्लोज कर्व थी उस पॉइंट के लिए, उसका हमने कौशी उस पर हमने फाइंड कर लिया है कौशी रेजिड्यू थ्योरम। और वो कैसे निकल आया, वो किसके इक्वल आया है, 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय द रेजिड्यू ऑफ दैट पोल, जिसके गिर्द आप कंटूर इंटीग्रेशन कर रहे हो। सिमिलरली उसने आगे लिखा है, सेम गोज विद, हम कैलकुलेट कर सकते हैं C2 के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय R2, और CN के लिए करोगे तो 2 पाई आई RN आ जाएगा। अब समझ आ गई होगी अल्लाह करे। तो याद रखना यहाँ पर R1 जो R2 ये सारे रेजिड्यूज हैं पोल, R1 Z1 Z2 ZN के रिस्पेक्टिवली। हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे के पूरे, अब हम C1 का, C2 का, C3 का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे थे। और हम याद रखना, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा था कि C ये इक्वल है समीशन ऑफ, क्या था यहाँ पे, सी आईज
और यहाँ पे n आया था, और यहाँ पे इंटीग्रल हमने परफॉर्म किया था ऊपर। तो हमने इन सारे के जो आंसर्स थे ना, ये उठा के इसके इक्वल रख दिए। इसके इक्वल क्यों रखे? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो अपने ऊपर ड्रॉ किया, इस फॉर्मूले के तहत। सबसे पहला स्टेप में जो फॉर्मूला किया इसके अंदर, ये देखो, इनका इसका आंसर क्या निकला? 2 पाई i r1। इसका आंसर निकला था प्लस 2 पाई i r2। इसका आंसर क्या निकलेगा? सो ऑन कर कर 2 पाई i r n। तो 2 पाई कॉमन निकाले तो r1 r2 r3 बचा। ये देखो ये फॉर्मूला। तो ये देखो ये बचा। और हमने प्रूफ कर दिया कि क्लोज क्लोज कंटूर अलोंग अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन dx, ऐसा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन विच हैज finite singularity is equal to 2 pi I multiply the sum of the residue of all the poles that are contained in that complex valued function. This is the प्रूफ ऑफ कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। कॉशी रेजिड्यू थ्योरम पे खुद भी सवाल भी आ सकता है, लेकिन इसका थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, प्रूफ है ही बहुत आसान, याद करना इशू ही नहीं है, बहुत आसान प्रूफ है। और आई इंकरेज यू टू लर्न इट। उसके बाद इस थ्योरम को हमने प्रूफ तो कर लिया, कहानी खत्म होगी। ठीक है, हमने प्रूफ तो कर लिया, कहानी खत्म होगी। लेकिन इस थ्योरम से ना दो टेक अवेज हैं, दो इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं, एंड देन ओवर क्लास विल बी फिनिश है। ओके, दो इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। एक टेकअवे ये है, नोट नंबर 1 ये है, प्रूफ खत्म हो गया, मतलब कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन एक नोट नंबर 2 ये है, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का जो कंटूर इंटीग्रेशन है ना, फाइनाइट पोल पर वो इक्वल है 2 पाई i मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द रेजिड्यूज। याद रखना, अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें उसी फंक्शन का रेजिड्यू एट इंफिनिटी, तो वो इक्वल होगा माई 1/2 पाई आई नेगेटिव ऑफ द माइनस कर्व, मतलब 2 पाई i 0। इसकी बात समझ आई सबको? ये इसके इक्वल है, हमेशा याद रखना। और ये माइनस साइन क्यों आया है और ऐसा क्यों होगा, अगर आप थोड़ा गौर से देखें ना तो आपको समझ आ जाए। अगर आप गौर से देखो ना तो आपको समझ आ जाए। अगर आप गौर से देखो ना तो आपको समझ आ जाए। फॉर्मूला ऊपर वाला देखो, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का रिजल्ट क्या निकला हुआ है? 2 पाई i वाला फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहां जाके कर्व के साथ डिवाइड कर दो। ये वाला फैक्टर यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1/2 पाई आ गया। और क्योंकि अब यहाँ से हमने फाइनाइट पोल खत्म करके रेजिड्यू पे इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करना है। और इन्फिनिटी पे जब रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो जो फाइनाइट पोल का आंसर आता है ना, उसके साथ नेगेटिव लग जाता है। तो नेगेटिव यहाँ आ गया, तो इट मीन्स दैट कि हमने कर्व को क्रॉस करना है नेगेटिव साइड से। ये बात है, दैट इज वाई इसके इक्वल होता है। और अब हमने क्या करना है कि हम जानते हैं कि सम ऑफ रेजिड्यू टोटल रेजिड्यू 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं। ये देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ये याद रखना। टोटल रेजिड्यू, ये देखो, टोटल रेजिड्यू कर्व का क्या निकला है? एट फाइनाइट पोल किसके इक्वल निकला है? एक फाइनाइट पोल इसके इक्वल निकला है अभी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से। और इन्फिनिटी भी कितना निकला है? इन्फिनिटी भी कितना निकला है? अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें यानी समीशन आर इधर आएगा और 1/2 पाई उधर चला गया, इंटीग्रल ये लो f(z) और यहाँ पे आएगा dz। अभी तो मुझे पक्का यकीन है, तो बस इतनी इतनी बात पे कोई इतराज नहीं होगा। 2 पाई को मैंने वहां जाके डिवाइड कर लिया, बस नथिंग स्पेशल। और ये हमारे पास फाइनाइट पोल निकल आया, ये फाइनाइट पोल है। अब पोल एट इंफिनिटी किसके इक्वल है? पोल एट इंफिनिटी जो था हमारे पास, पोल एट इंफिनिटी वो इक्वल है 2 पाई i। उसके बाद यहाँ पे जाएगा -c f(z)dz के। ठीक है, dz के। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, समीशन टोटल फाइनाइट पोल और पोल एट इंफिनिटी, फाइनाइट पोल और पोल एट इंफिनिटी। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये देखो, इसको और इसको ऐड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ मैंने अभी दिखा भी दिया, ये देखो कैसे होगा। आई होप कि तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहे हो। ठीक है, व्हाट वी हैव डन। तो रिमेंबर दैट कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, सॉरी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर विद इट। आज की क्लास खत्म करते हैं, आई होप आपको समझ आई हो। और क्विज सब बच्चे अटेम्प्ट कीजिएगा, क्विज के थ्रू ही आपकी अटेंडेंस होगी। दैट इज ऑल फ्रॉम माई